हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पी और आज हम बात करेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जो है क्लास 10वीं के एफएसटी में। आज हम इसका पूरा विश्लेषण करेंगे हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 1। तो शुरू करते हैं। यानी कि आपको याद रखना है, पहले ही हमने पढ़ा था कि 1789 में यूरोप में फ्रांस में एक विप्लव हुआ था। इस विप्लव ने, इस आंदोलन ने क्या किया था, पूरे यूरोप का नक्शा बदल दिया। पहले यूरोप में क्या होता था, राजाओं के शासन होते थे। इन राजाओं के शासन को पहली बार चुनौती दिया दुनिया में ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जो हुआ था दोस्तों 1789 में। कौन से साल पे दोस्तों? 1789। आपको ये याद रखना है, 1789। उसके बाद देखिए, द आइडियाज ऑफ ला पैटेया एंड ले सिटोयन इंट्रोड्यूस्ड। क्यों भाई, ये दो जो टर्म है आपका, पैटेया, ला पैटेया और ले सिटोयन, ला पैटेया और ले सिटोयन, ध्यान रखना, ये दोनों क्यों पहली बार इंट्रोड्यूस की गई? क्योंकि फ्रांस के लोगों को इकट्ठा करना था, इन सभी को। और सभी को अगर इकट्ठा करना है तो लोगों के बीच में अगर यूनिटी लाना है तो फिर क्या करना होगा? उनके लिए कुछ नया चीज लाना होगा। उसी प्रकार से, उसी सिस्टम में उन्होंने क्या किया, जैसे ला पैटेया और ले सिटोयन लाया, इन शब्दों का प्रचलन समाज में किया, उसी प्रकार से न्यू फ्रेंच फ्लैग यानी कि फ्रांस के लिए नया जो फ्लैग है, फ्रांस के लिए नया जो फ्लैग है, उन्होंने नया फ्रेंच फ्लैग, न्यू फ्रेंच फ्लैग का इंट्रोडक्शन किया। मतलब नया नया फ्लैग फ्रांस के लिए। ये जो फ्लैग आप देख रहे हैं, नीला, सफेद और लाल, ये तीनों रंग मिला के ट्राई कलर फ्लैग उन्होंने चालू किया देश में। ये किसका प्रतीक था? ये देश में राजतंत्र के खत्मे का प्रतीक था इन सभी के लिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या was chosen to replace the former royal standard, यानी कि राजा का जो स्टैंडर्ड था भैया, इसको हटाने के लिए, ये राजा का स्टैंडर्ड यानी कि राजा का जो प्रतीक, राजसत्ता का प्रतीक, उसको हटाने के लिए उन्होंने ये फ्लैग का इंट्रोडक्शन किया। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास पॉइंट क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन में the Estates General was elected by the body of active citizen and renamed the National Assembly। जो नेशनल असेंबली था भाई, जिसको पहले हमने सुना था नेशनल असेंबली, इसको उन्होंने एक्टिव सिटीजन्स ने, यानी कि देश में जो टैक्स पेयर्स थे, जो लोग सरकार को टैक्स देते थे, जिन लोगों ने रेवोल्यूशन में पार्ट लिया था, उन लोगों ने मिलकर क्या किया, इसका नाम बदल के रख दिया। इसका नाम रख दिया द एस्टेट्स जनरल। क्या रखा है? द एस्टेट्स जनरल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये तीसरा पॉइंट, एस्टेट जनरल बनाया उन लोगों ने। उसके बाद न्यू हाइम्स, हाइम्स मतलब क्या? गाने। न्यू हाइम्स कंपोज्ड, ओथ्स टेकन एंड मार्टियर्स कमेमोरेटेड। देखिए, ध्यान दीजिए, उन्होंने नए नए गाने बनाए लोगों को इकट्ठा करने के लिए। जो बार्ड्स, BIRD, बार्ड नहीं है, BARD, बार्ड। बार्ड का मतलब है जो कवि लोग गांव गांव जाके घूम के गाने लोगों को सुनाते हैं, उसी प्रकार से देशभक्ति के गाने लिखे गए, हाइम्स लिखे गए यहाँ पर, ओके। उसके बाद ओथ्स टेकन यानी कि शपथ लिया गया देश के नाम पे, लोगों को शपथ दिलवाया गया कि भाई तुम इस देश के प्रति लॉयल रहोगे। तो ये शपथ देने के बाद मार्टियर्स कमेमोरेटेड, यानी कि मार्टियर्स मतलब शहीद, जो शहीद लोग हैं, शहीदों को नमन किया गया उस देश में, शहीदों को सम्मान दिया गया। लास्ट में क्या किया गया? ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी, यानी कि देश में सबके लिए एक समान लॉ बनाया गया। ना ही कोई ऊंचा इंसान, ना ही कोई छोटा इंसान, कोई नहीं था, सभी को समान रूप से देखा गया। राजा भी और बनिया भी और नॉर्मल इंसान भी, सभी लोगों को क्या किया गया? एक ही कानून के नीचे लाया गया। सभी के लिए समान प्रकार के कानूनी व्यवस्था किया गया, जो पहली बार यूरोप में हो रहा था इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण। उसके बाद देखिए, उन्होंने और कुछ काम किया, जैसे इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज एबोलिश्ड, यानी कि देश के अंदर जो उनका जो कस्टम ड्यूटी और ड्यूज था, इसको उन्होंने हटा दिया, हटवा दिया, यानी कि टैक्स का जो सिस्टम, टैक्सेशन सिस्टम था, उसको खत्म कर दिया उन लोगों ने। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट वाज अडॉप्टेड, यानी कि पूरे देश में वेट और मेजरमेंट, नापने का तरीका जो था, इसको एक नापने का तरीका बना दिया गया। यानी कि देखिए, समझ लीजिए, फ्रांस में अलग अलग जगह पर अलग अलग सिस्टम का नापने का तरीका था। सपोज कि आपके घर के पास, आप दुकान में जाएंगे, किराने की दुकान में जाएंगे, बोलेंगे कि अंकल मुझे 1 किलो चावल दे दीजिए। दुकानदार आपको 1 किलो देगा, उसको लाएंगे तो उसको मेजरमेंट करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि 1 किलो कितना है, यानी कि 1000 ग्राम्स इक्वल टू 1 किलोग्राम। लेकिन अगर आपको, आप दोबारा किसी शहर पे जाते, किसी का दुकान, दूसरे की दुकान पे जाते हैं, सपोज
तो उस दुकान में जाने के बाद अगर आपको 900 ग्राम देके बोला जाए कि ये 1 किलो है, अगर तीसरी दुकान पे जाए तो आपको अगर 600 ग्राम देके बोला जाए ये 1 किलो है, तो आपको दिक्कत होगी। तो ये दिक्कत को फ्रांस वाले सहन कर रहे थे, क्योंकि फ्रांस के एक शहर पे अगर 1 किलो 1 मीटर वाला कपड़ा अगर खरीदना है तो कहीं पर 900 मिलीमीटर मिलता था, कहीं पर इसका 800 मिलीमीटर मिलता था और कहीं पर इसका 600 मिलीमीटर मिलता था। तो मतलब कहीं पर भी स्टैंडर्ड मेजरमेंट सिस्टम नहीं मिलता है। हमारे देश में अगर आप दिल्ली पे जाएंगे तो दिल्ली में जाने के बाद आपको मिलेगा वही 1 मीटर। आप अगर चेन्नई पे जाके इसको नापे तो सेम टू सेम आपका मेजरमेंट सिस्टम हो जाएगा। यही सिस्टम पहली बार फ्रांस में शुरू कर दिया गया। यानी कि फ्रांस में क्या हुआ, पहली बार एक सिस्टम चालू किया गया वेट्स एंड मेजरमेंट का, जो पूरे देश में एक ही प्रकार का हो। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है रीजनल डायलेक्ट डिस्करेज्ड। रीजनल मतलब प्रादेशिक क्या है, डायलेक्ट बातचीत बोलचाल भाषा जो जिसको हम बोलते हैं, इसको क्या किया गया, डिस्करेज किया गया भाई, डिस्करेज, इसको मना कर दिया गया, परमिट नहीं किया गया। हमारे देश पे क्या होता है, देखिए कोई भी इंसान कुछ भी भाषा बोल सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। कहीं पर कोई हिंदी बोलता है तो कहीं पर कोई पंजाबी बोलता है तो कहीं पर कोई बंगाली बोलता है, ठीक है। तो लेकिन हमारे यहाँ पर रीजनल डायलेक्ट्स पे एनकरेज किया जाता है, ठीक है। कोई कुछ भी भाषा बोले उसके मातृभाषा को हम एनकरेज करते हैं। लेकिन यूरोप में फ्रांस में क्या किया गया, दूसरे जो भाषाएं थे सबको विलुप्त करके उसको डिस्करेज करके सरकारी तौर पर फ्रेंच को यहाँ पर एक नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया। बोला कि फ्रेंच बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। इसके वजह से जैसे लोकल लैंग्वेज को डिस्करेज किया गया, लोगों ने लोकल लैंग्वेज को छोड़ दिया, धीरे धीरे फ्रेंच जो है पूरे देश में एक सरकारी भाषा के रूप में उभर के आया और फ्रेंच ही लोग बोलने लगे, फ्रेंच ही उस देश का भाषा बन गया। अभी देखिए स्प्रेड ऑफ द न्यूज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इन होल यूरोप, इससे क्या होता है, ये स्प्रेड हो गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस में। लेकिन उस फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण यूरोप में इस खबर का जो पूरा है ना, ये खबर जब पहुंचा हर एक देश में, जैसे स्पेन से पहुंचा स्विट्जरलैंड, फिर पहुंचा जर्मनी, उसके बाद रशिया, ऐसे करके अलग अलग देशों पे जब पहुंचा ये, तो लोगों के बीच में ये अवधारणा का सृजन हुआ। लोगों ने सोचने लगे कि भाई अगर फ्रांस भी कर सकता है, अगर फ्रांस भी ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं, व्हाई नॉट वी, हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं ना। तो सारे यूरोप में क्या हुआ, राजाओं के खिलाफ, एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ एक जन धारणा बनने लगा। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के ये आइडिया से, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की आइडिया जब विदेश में हर एक देश में पहुंचा, यूरोप के अलग अलग देशों में पहुंचा, तो लोगों ने क्या किया, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए। उन ग्रुप्स को वो लोग क्लब नाम दिए। क्या नाम दिए, कि कौन सा क्लब बोलते थे लोग उसको, एक नाम से जानते थे। आपके क्लास में आपने शायद इसको पढ़ा होगा, ये था जैकोबिन क्लब्स। क्या था ये, जैकोबिन क्लब्स था। यानी कि जैकोबिन क्लब नाम के क्लब्स बन गए थे यूरोप में, ठीक है। बाय स्टूडेंट्स एंड एजुकेटेड मिडिल क्लास। किसने बनाया था, स्टूडेंट्स ने नहीं, लेबर्स ने नहीं, जमींदारों ने नहीं, बल्कि एजुकेटेड मिडिल क्लास। एजुकेटेड मिडिल क्लास मतलब समझ लीजिए, देखिए यूरोप में क्या हो रहा था उस वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो लोग गांवों में से फ्लॉक करके, गांवों में से भाग के शहर में आ गए थे, उन लोगों ने क्या किया, एक एजुकेटेड मिडिल क्लास उनके द्वारा तैयार हुआ। क्योंकि बिजनेसमैन थे, क्या थे वो लोग, बिजनेसमैन। उसके बाद वो लोग क्या थे, और साथ में बिजनेसमैन के साथ साथ प्रोड्यूसर्स, फैक्ट्री के मालिक जो थे, हाँ प्रोडक्शन में जो थे वो लोग, या फिर लॉयर्स, ठीक है, लॉयर्स। तो ये सारे लोग जो थे ये थे एजुकेटेड मिडिल क्लास, यानी कि उनके पास शिक्षा तो था, पैसा भी था, ज्यादा गरीब भी नहीं थे, धनी भी नहीं थे। तो उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना देश का राजा, इतना पैसा वाला लोग, उसको क्यों ना चुनौती दिया जाए। ये आइडिया उनके दिमाग में क्रिएट हो गया। तो उन्होंने एक क्लब बना दिया, जैकोबिन क्लब, ठीक है। ओके, आइडिया आपके दिमाग में आ गया है शायद। तो नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये जो जैकोबिन क्लब थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने छोटे छोटे रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स के रूप में काम करना शुरू कर दिया देश में। तो बोला व्हाट ऑफ रेवोल्यूशन इज हेल्प द फ्रेंच आर्मी टू मूव इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ द इटली इन द 1970s। यानी कि साल को याद रखिएगा, 1970 में फ्रेंच आर्मी ने क्या किया था, हॉलैंड पे, बेल्जियम पे, स्विट्जरलैंड पे और इटली पे कब्जा कर लिया था भाई। बहुत सारी जगह उन देशों के हड़प लिया था फ्रेंच आर्मी ने। लेकिन कैसे हड़प लिया, उस देश में जो रेवोल्यूशनरी थे, यानी कि जो जैकोबिन क्लब्स के मेंबर्स थे,
उन लोगों ने क्या किया, इन फ्रेंच आर्मी को हेल्प किया। इन लोगों ने फ्रेंच आर्मी को हेल्प किया कि भाई आ जाओ, हमारे देश में आ जाओ और आके यहाँ के सत्ता को, यहाँ के राजा को चुनौती दे दो। और उसके बाद उन्होंने ये जो किया, इसके बाद 1970 में फ्रेंच आर्मी ने ज्यादातर हिस्से उन देशों के हड़प लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है, द फ्रेंच आर्मी बिगन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड, यानी कि अब्रॉड मतलब बाहर के देशों में फ्रेंच आर्मी ने क्या किया, ये जो नेशनलिज्म का आइडिया जो पहली बार फ्रांस में क्रिएट हुआ था, ये धीरे धीरे यूरोप के अलग अलग देशों पे उन्होंने ले जाना शुरू कर दिया। अभी आते हैं हम लोग नेपोलियन डी बोनापार्टे, जो सबसे फेमस इंसान है ये नेपोलियन डी बोनापार्टे। इनके बारे में हम हिस्ट्री के में बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानते, क्योंकि आपकी बुक में ज्यादा कुछ नहीं है, मैंने थोड़ा सा हिस्ट्री इसमें इनकॉर्पोरेट किया है, तो पहले देख लीजिए। ही वाज बोर्न इन कोर्सिका टू अ रिलेटिवली मॉडेस्ट इटालियन फैमिली फ्रॉम माइनर नोबेलिटी, यानी कि उनके जो जन्म हुआ था ना, वो कर्सिका नाम की जगह पर हुआ था। कहां पर? इटली में। ठीक है, इटालियन एक फैमिली में, जहां पर वो माइनर नोबेलिटी के फैमिली था। मतलब क्या है, माइनर थे, ज्यादा पैसे वाला नहीं थे, लेकिन नोबेलिटी थे, मतलब समाज में उनका सम्मान था। ऐसे फैमिली में उनका जन्म हुआ था, कोर्सिका नाम की जगह पर। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास, ये देखिए, ही वाज सर्विंग एज एन आर्टिलरी ऑफिसर। कौन से ऑफिसर के पद में वो काम कर रहे थे? आर्टिलरी। आर्टिलरी मतलब भाई तोपखाना जो होता है ना हमारे यहाँ पर, जैसे बोफोर्स हो गया, ये जो तोप जो होते हैं ना, तोप चलाने वाले। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भी, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान भी ये तोपखाने थे, तोप यूज होता था। तो ये जो आर्टिलरी ऑफिसर के रूप में उन्होंने फ्रेंच आर्मी में जॉब करना शुरू कर दिया। और फ्रेंच रेवोल्यूशन में उन्होंने, जब 1799 में युद्ध हुआ था फ्रांस में राजा के खिलाफ, उसमें उन्होंने पूरी तरह से शामिल हुए और फ्रेंच आर्मी के सदस्य के रूप में काम किया। He rapidly rose through the rank of military, seizing the new opportunities presented by the revolution and becoming a general at the age of 24. 24 साल की उम्र में उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे युद्ध करते अपने आप को एक जनरल के ओहदे पर उन्होंने बिठा दिया था। मतलब एक जनरल के रूप में उनको स्वीकृति मिल गया था फौज की तरफ से। क्यों? क्योंकि एक हिस्ट्री याद रखिएगा, तो ये नेपोलियन बोनापार्टे का तकरीबन 60 के करीब उन्होंने युद्ध लड़ा था। 60 के करीब ये युद्ध वो लड़े थे, उनमें से ज्यादातर उन्होंने जीते थे। और पहली बार जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, वहां से उनके युद्ध का सिलसिला शुरू हुआ था। तो ये फ्रांस में ये बहुत पॉपुलर हुए थे। तो क्या बोला, लोकल सपोर्ट एंड कंटिन्यूअस विक्ट्री ओवर एनिमीज, ही बिकेम अ वॉर हीरो। वो क्या बन गए थे? वॉर हीरो बन गए थे भाई। यानी कि वॉर हीरो उस इंसान को हम बोलते हैं जो युद्ध करते करते देश में लोगों के मन में एक हीरो जैसा हो जाए, उनका पिक्चराइजेशन जिसको हम बोलते हैं, यानी कि वो इंसान लोगों के आंखों में बहुत बड़ा एक लीडर बन जाए। तो वो वॉर हीरो बन चुके थे फ्रांस में। कौन? नेपोलियन डी बोनापार्टे। उसके बाद नेपोलियंस एम्बिशन एंड पब्लिक अप्रूवल इंस्पायर्ड हिम टू गो फर्दर एंड ही बिकेम द फर्स्ट एम्परर ऑफ फ्रांस इन 1804। 1804 में वो लोगों की सहायता से, लोगों के सपोर्ट से क्या किया, उन्होंने फ्रांस में खुद को एक राजा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। राजा के रूप में उन्होंने प्रतिष्ठित कर दिया और फ्रांस का पहली बार पहला राजा बन गए वो। नेपोलियन के आने से तो खराब का, नेपोलियन के आने से गणतंत्र का हत्या हुआ, लेकिन देखिए गणतंत्र धीमा हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए थे, जिसको हम आजकल बोलते हैं द सिविल कोड ऑफ 1804। द सिविल कोड ऑफ 1804 द नेपोलियन, या फिर इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है द नेपोलियनिक कोड। ठीक है, तो इसमें उन्होंने किया क्या था, बोला द सिविल कोड ऑफ 1804 यूजुअली नोन एज द नेपोलियनिक कोड, जिसको हम 1804 साल में नेपोलियन ने चालू किया था फ्रांस में, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं। फिर इट टुक अवे विथ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। उन्होंने क्या किया था, जो जमींदार लोग थे ना, ये सारे जमींदार लोग, इनके जितने जो राजा राज बड़े थे, सभी के जो सरकारी सुविधाएं उनको मिलते थे, जो प्रिविलेजेस मिलते थे, जो सुविधाएं मिलते थे, उनको उन्होंने खत्म कर दिया बेस्ड ऑन बार्थ के ऊपर। मतलब अगर राजा का बेटा राजा बनेगा, जमींदार का बेटा जमींदार बनेगा, ये तो सही नहीं है। तो उन्होंने पहली बार इसको समझा और देश में इसको खत्म कर दिया और सबको कानून के सामने समान कर दिया, एकदम एक लेवल बना दिया भाई। नेक्स्ट जो आता है नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन, यानी कि देश में अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन में अलग अलग डिविजन थे। देश में क्या था, जमींदार, राजा, इन लोगों के लिए अलग अलग डिविजन थे। सरकार में काम करने के लिए
अलग अलग डिविजन, तो इसको उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया, सभी को मिला। तो ये जैसे समझ लीजिए यहाँ पर ये जुडिशियरी है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये लेजिस्लेचर है, तीनों का अलग अलग काम होता था। लेकिन तीनों के काम में और भी बहुत सारे ब्रांचेस होते थे, 1 2 3 ऐसे करके अलग अलग ब्रांचेस होते जो काम को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाते थे। तो मैंने बोला क्यों ऐसा क्यों करना है, इसके लिए नंबर 1 दो, इसके लिए नंबर 2 दो, इसके लिए नंबर 3 दो, बस हो गया काम। तो उन्होंने इस सिस्टम से देश में ये चालू कर दिया कि 1 2 एंड मिस्टर 3, तो इनको काम दिया जाए और सिंपल तरीका बना दिया उन्होंने, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन से इजी कर दिया। एबोलिश्ड फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम मतलब क्या है, राजवाड़े का राजतंत्र को खत्म कर दिया उन्होंने पूरा। फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम एंड मैनोरियल ड्यूज, यानी कि जो किसान थे, जो पीजेंट्स थे, उनको क्या कर दिया उन्होंने, फ्री कर दिया, फ्री कर दिया। किससे, सर्वडम एंड मैनोरियल ड्यूज, यानी कि उनको जो बिना पैसे देके काम करवाते थे, यानी कि बंधन में उनको जकड़ा हुआ था, ये जो बंधन में जकड़ा हुआ था इसको उन्होंने काट दिया, इसको उन्होंने फ्री कर दिया, इसको टोटल फ्री कर दिया लोगों को, इससे किसानों को। नेक्स्ट, इन टाउन्स टू गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस आर रिमूव्ड, यानी कि फ्रांस में रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ था, गिल्ड बनाना यानी कि संगठन बनाना बैंड हो गया था, ठीक है, ये बैंड हो गया था, लेकिन उन्होंने इस बैंड को खत्म कर दिया, इसको खत्म कर दिया और दोबारा गिल्ड बनाने के लिए परमिशन दे दिया लोगों को, तो बनाओ भाई, तुम्हारा जितना मर्जी है उतना गिल्ड बनाओ, तुम बिजनेस करो, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव, यानी कि रास्ता वास्ता जो है ना, ये सब कुछ अच्छा बना दिया। देखिए, जिस देश का रास्ता अच्छा होता है, जिस देश का कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होता है, उसका इकोनॉमी ऑटोमेटिकली ग्रो करता है। यही चीज जो जब अमेरिका के एक राष्ट्रपति को पूछा गया था कि आपका देश इतना डेवलप है इसीलिए आपके रास्ते अच्छे हैं, तो उस राष्ट्रपति ने क्या बोला था कि नहीं, मेरे देश के रास्ते अच्छे हैं इसीलिए मेरे देश की इकोनॉमी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर ये चीज नेपोलियन ने पहले समझा था और उन्होंने रास्ते को डेवलप कर दिया था अपने देश में, फ्रांस में। Peasants, artisans, workers and new businessmen enjoyed a new found freedom, यानी कि जो किसान, जो बिजनेसमैन, जो वर्कर्स थे, उन्होंने उनको नया प्रकार का स्वाधीनता मिला। उन्होंने क्या किया, अपने इस स्वाधीनता को एंजॉय किया, काम करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। यानी कि बिजनेसमैन began to realize that uniform laws, standardized rates and common national currency would facilitate the movement and exchange of goods from one region to another। मतलब बिजनेसमैन लोगों ने समझा कि क्या क्या नेपोलियन ने किया था कि यूनिफॉर्म लॉज, पूरे देश में एक कानून चालू कर दिया था। स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स, यानी कि जो वजन का तरीका है उसको भी एक ही प्रकार कर दिया था। फिर कॉमन नेशनल करेंसी उन्होंने चालू कर दिया था, देश में एक करेंसी, एक पैसा चालू कर दिया था, जिस वजह से बिजनेस करने में और भी आसानी हो गया, लोगों को ये समझ में आ गया था, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें क्या बोलते हैं कि जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड आर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचीज एंड कैंटन्स। देखिए यहाँ पर ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर फ्रांस के पास में जो ये जर्मनी है, जर्मनी में हमको कोई देश दिखाई दे रहा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। जर्मनी देखिए, इटली भी यहाँ पर, यहाँ से इटली शुरू होता है, यहाँ से इटली शुरू होता है, यहाँ पर खत्म होता है। इसमें सिसिली लिखा हुआ है, इसमें नेपल्स लिखा हुआ है, इसमें पापा स्टेट्स लिखा हुआ है, इसमें टस्कनी लिखा हुआ है। तो मतलब आपको इटली में इतने सारे ब्रांचेस मिल जाएंगे, इतने सारे डिविजन्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो मतलब छोटे छोटे देशों में ये इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ये जो है ना, ये देखिए जर्मनी में होली रोमन एम्पायर था, फिर डच रिपब्लिक था, फिर जैसे समझ लीजिए सैक्सोनी था, ये अलग अलग छोटे छोटे देश थे। स्विट्जरलैंड देखिए छोटा सा देश स्विट्जरलैंड, तो यहाँ से इटली शुरू होता है, इटली के बाद स्विट्जरलैंड, यहाँ पर फ्रांस, यहाँ पर जर्मनी, ये स्विट्जरलैंड और इटली छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइडेड होकर रखे थे। मतलब उनका अलग देश, 3 देश नहीं था, बल्कि यहाँ पर 10 12 15 20 जितना भी देश है, इतना छोटा छोटा देश था। लेकिन उनमें ज्यादातर क्या था, डच और कैंटन्स, ये अलग अलग प्रकार के जाति थे, डच और कैंटन्स, ठीक है, आपको इसको ध्यान पे रखना है। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप आर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विदिन द टेरिटरीज ऑफ व्हिच लिव डाइवर्स पीपल, यानी कि ईस्टर्न यूरोप इसको बोलते हैं भाई। इस लाइन को खींच दीजिए, इस लाइन को खींचने के बाद ये जो मिलता है ना आपको, ये ईस्टर्न यूरोप है, ईस्टर्न यूरोप, ठीक है, ईस्टर्न यूरोप, हाँ, ये वेस्टर्न यूरोप है, ठीक है। तो ये जो वेस्टर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप, इनमें से देखिए ध्यान दीजिए, ईस्टर्न यूरोप जो था ये बड़े बड़े राजाओं के अधीन और सेंट्रल यूरोप भी बड़े बड़े राजा के अधीन थे। मतलब यहाँ पर गणतंत्र का कोई नाम और निशान यहाँ पर था नहीं, ठीक है। लेकिन इनमें देखिए अलग अलग छोटे छोटे देश अलग अलग प्रकार के लोगों के नाम के अनुसार बने हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब अलग अलग लोग यहाँ पर रहते थे
ये समझ में आपको आना चाहिए। नेक्स्ट, द हैब्सबर्ग एम्पायर रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी। ऑस्ट्रिया जो देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रिया ये है, ऑस्ट्रिया ये आपका ऑस्ट्रिया, ये है आपका हंगरी, ठीक है। इन दोनों के ऊपर कौन राजा शासन करते थे? हैब्सबर्ग। हैब्सबर्ग ये येलो कलर का जो देश है, ये जो येलो कलर का देश है, इसको हैब्सबर्ग लोग शासन करते थे, ठीक है। तो ये हैब्सबर्ग एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान पे रखिएगा हैब्सबर्ग एम्पायर। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टायरल में, आपके ऑस्ट्रिया में और साडेनलैंड में, बोहेमिया, इन चारों जगह पर जो लोग रहते थे उनका भाषा क्या था? जर्मन था, जर्मन बोलते थे। लॉम्बार्डी, वेनेशिया, इन दोनों जगह पर जो लोग रहते थे, कहां पर? हैब्सबर्ग एम्पायर के बारे में मैं बात कर रहा हूं, वहां पर उसके अंदर जो लोग रहते थे। तो हैब्सबर्ग एम्पायर में लॉम्बार्डी और वेनेशिया में रहते थे इटालियन बोलने वाले लोग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हंगरी। हंगरी में कौन बोलते थे? मैगियर जो लैंग्वेज था उसको 50% लोग बोलते थे और दूसरे भाषाएं 50% बोलते थे। गैलिसिया में बोलते थे पोलिश, 50 पोलिश बोला जाता था गैलिसिया में, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोले जाते थे कहां पर? हैब्सबर्ग एम्पायर में। तो आपको इसको ध्यान पे रखना है। उसके बाद एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी मतलब क्या है? देखिए, जो जमींदार श्रेणी होता है ना, इसको एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। और न्यू मिडिल क्लास यानी कि जो नए नए मिडिल क्लास बने थे, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो नए मिडिल क्लास तैयार हुए, उनके बीच में क्या अंतर था आपको यहाँ पर अभी समझ में आएगा। लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑफ यूरोप। They owned estates in the countryside and also town houses। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो यूरोप में अलग अलग जमींदार होते थे भाई, उनके पास क्या होता था? बहुत ज्यादा जमीन होता था। तो इनके पास वो क्या था? लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। उनके पास बहुत जमीन होता था। और शहरों में उनका क्या होता था? घर होता था, ठीक है। शहरों में उनके टाउन हाउसेस होते थे, जहां पर वो लोग रहते थे और उनके जमीनों में लोग काम करते थे, ठीक है। They spoke French for purposes of डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। मतलब क्या है? देखिए, बड़े बड़े ऊंचे सोसाइटीज में वो लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बात नहीं करते थे, किसानों के लैंग्वेज में बात नहीं करते थे, वो फ्रेंच बोलते थे भाई। और देयर फैमिलीज आर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। मतलब एक दूसरे से ही शादी करते थे, दूसरे किसी से शादी नहीं करते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए, दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप, द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ द पीजेंट्री। यानी कि ये जो जमींदार लोग थे ना, इनका नंबर बहुत ही कम था, लेकिन सबसे ज्यादा कौन था? किसान। किसानों का नंबर बहुत ज्यादा होता था। The west to the west, the most of the land was farmed by tenants and small owners। यानी कि जो वेस्ट में, वेस्टर्न साइड में, यूरोप को डिवाइड कर दीजिए दो हिस्से में, तो ये जो वेस्टर्न साइड है, यहाँ पर लोग कौन रहते थे? टेनेंट्स, TENANTS। इसको ध्यान देना है, जो लोग किसानी करते थे उसको टेनेंट्स बोलते थे, ठीक है। और वो छोटे छोटे घर पे रहते थे, ठीक है। कहां पर रहते थे? स्मॉल हाउसेज में स्मॉल ओनर्स रहते थे, वो छोटे किसान और टेनेंट्स वहां पर रहते थे छोटे छोटे घर में। आजकल भी टेनेंट्स देखने को मिलता है। In Eastern and Central Europe, the pattern of land holding was characterized by the vast estates which were cultivated by serfs। यानी कि देखिए, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में, सेंट्रल यूरोप हमने बोला था ना, ये सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप में क्या होता था? बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े जमीन के मालिक, और उनमें कौन काम करता था? सार्फ्स। कौन काम करते थे? सार्फ्स, ओके, सार्फ लोग काम करते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ध्यान दीजिए यहाँ पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। ये इंग्लैंड है भाई, इंग्लैंड का मैप है, ध्यान दीजिए, इंग्लैंड का मैप है। इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब आपको तो मालूम है इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? मशीनों का चलन। तो मशीनों का चलन कब से शुरू हो गया था? ये 18th सेंचुरी में शुरू हो गया था। मतलब 1701 से लेके शुरू करके 1800 तक जो समय है, उस समय में ही यहाँ पर शुरू हो गया था। लेकिन बाद में देखिए क्या बोले यहाँ पर, इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ जर्मन स्टेट इट ऑकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। लेकिन ये जो फ्रांस में, देखिए फ्रांस में और जर्मनी में यहाँ पर शुरू हुआ तब 19th सेंचुरी में, ठीक है। 19th सेंचुरी यानी कि 1801 से लेकर शुरू करके 1900 तक जो समय होता है, इस समय के बीच में फ्रांस में, जर्मनी में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। मतलब समझ लीजिए 100 साल का डिफरेंस है इंग्लैंड और फ्रांस और जर्मनी में। इंडस्ट्रियलाइजेशन का 100 साल का डिफरेंस है, ठीक है। आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट, in its wake new social groups came into being, working class people population and middle class made up of
इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इस बात को। यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हो गया, लेकिन उसके कारण नए नए जो लोग गांव से फ्लक्कर के शहर में आए थे, भाग के शहर में आए थे, काम के खोज में आए थे, इनके कारण एक नया प्रकार के लोगों का उद्भव हुआ समाज में। ये थे इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी कि बिजनेसमैन जो थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे और प्रोफेशनल्स थे। देखिए ध्यान दीजिए, जिसका फैक्ट्री है वो है इंडस्ट्रियलिस्ट, फैक्ट्री का सामान जो बेचेगा वो है बिजनेसमैन, और जो प्रोफेशनल है वो क्या करेगा, इंडस्ट्री में काम करेगा, ठीक है, काम करने वाला मजदूर। लेकिन मजदूर भी नहीं, मजदूर से थोड़ा सा ऊपर होते हैं लोग। तो ये तीन प्रकार के लोगों का उद्भव हुआ है यूरोप में, ठीक है। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दिस ग्रुप्स आर स्मॉलर इन नंबर टिल द लेट 19th सेंचुरी। देखिए सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, लेकिन सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप में क्या हुआ, ये ग्रुप जो था 19th सेंचुरी तक इसका नंबर बहुत छोटा था, बहुत छोटा था, ठीक है। वेस्टर्न साइड में अगर बड़ा होता है, इनका नंबर अगर बड़ा है, तो ईस्टर्न साइड में और सेंट्रल यूरोप में इनका नंबर बहुत छोटा था। क्यों छोटा था? क्योंकि इस जगह पर तो बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बहुत देर में हुआ। फिर इन्होंने बोला कि इट वाज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस दैट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एवोल्यूशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन पॉपुलैरिटी। यानी कि देखिए ये जो पढ़े लिखे जो मिडिल क्लास बना ना, इन लोगों ने क्या किया, ना वो गरीब थे, ना वो धनी थे, ना वो अनएडुकेटेड थे, लेकिन उनके पास क्या था, नया हथियार था, नया हथियार था एजुकेशन, ठीक है, पढ़ाई। पढ़ाई के हथियार से उन्होंने बाहर करने का सोचा। उन्होंने क्या किया, नए नए आइडियाज उनके दिमाग में पनपे, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो एरिस्टोक्रेसी के पास जो प्रिविलेज था, जो सुविधाएं थे एरिस्टोक्रेसी के पास, जो धनी लोगों के पास सुविधाएं थे, उसको हथियाने के लिए उन्होंने, उसको खत्म करने के लिए ट्राई करना शुरू कर दिया। अभी क्वेश्चन है, देखिए व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर, ठीक है। लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या है? यहाँ पर लिबरल नेशनलिज्म समझने के लिए हमें पहले एक शब्द समझना होगा। लिबरलिज्म जो आया था, इट एक लेटिन रूट लिबर से, लिबर नाम के शब्द से आया था। ये एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड कहां पर बोला जाता था? उस जमाने में लैटिन वर्ड इटली में बोला जाता था, ठीक है। इटली में से ये शब्द आया लिबर, और इस लिबर में से आया लिबरलिज्म, ठीक है। तो मतलब जिसका मतलब है क्या, फ्री, मीनिंग इज फ्री, जिसका मतलब था सब कुछ फ्री। फिर नेक्स्ट, फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। मतलब ये मिडिल क्लास के लिए दो लिबरलिज्म का मतलब था क्या, कि भाई हर एक के लिए, इंडिविजुअल के लिए क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। क्या चाहिए आपको? फ्रीडम चाहिए। उन लोगों को किसी प्रकार के बंधन में जकड़ा नहीं जा सकता, इनके मन में यही था। और दूसरा था कि सभी लोग कानून के आंखों में समान, ना जमींदार ना कोई नॉर्मल इंसान, सभी समान होंगे। फिर येट इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। लेकिन उन लोगों ने जो डिमांड किया, उन्होंने बोला लॉ के सामने सभी समान, लेकिन उन्होंने एक चीज डिमांड नहीं किया, यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब समझते हैं आप लोग? इसका मतलब है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि 18 साल की उम्र के बाद जो वोट देने का हक है, वोटिंग राइट, ठीक है। वोटिंग राइट जो आपको मिलता है ना, वोट देने का हक जो मिलता है, उसका डिमांड उन्होंने नहीं किया था, ठीक है। सबके लिए वोट देने का हक उन्होंने नहीं किया था, क्योंकि यूरोप में उस जमाने में जो टैक्स पेयर्स थे वही लोग वोट देते थे, और उसको उन लोगों ने सपोर्ट किया था। In the economic sphere, liberalism stood for the freedom of markets and the abolition of state-imposed restrictions on the movement of goods and capital. देखिए हर एक लोग के लिए लिबरलिज्म का मतलब अलग अलग होता था। जो बिजनेसमैन है उसके लिए भाई अलग प्रकार का लिबरलिज्म होता था। मतलब उन लोगों के दिमाग में क्या आता था कि भाई फ्रीडम ऑफ मार्केट, यानी कि किसी भी मार्केट में मेरा सामान लेके जाओ, बेच सको, यही मेरे लिए लिबरलिज्म है। उन्होंने और एक भी पॉइंट उठाया था बिजनेसमैन लोगों ने, एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि सरकार के द्वारा जो रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते थे उसको हटा दिया जाए। और मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, मतलब किसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता था सरकार की तरफ से, कि जो सामान है एक जगह से दूसरी जगह तुम नहीं ले जा सकते, उसको नहीं जगह दूसरी जगह पर नहीं बेच सकते। सपोज आपके दिल्ली में एक सामान बिक रहा है 10 रुपये में, अगर उसको आप नोएडा में लेके जाते हैं तो उसका 20 रुपीज में आप बेच सकते हो। तो फिर देखिए समझिए, कोई बिजनेस क्या करेगा, कोई प्रोड्यूसर क्या करेगा, उसका सामान नोएडा में बेचेगा। लेकिन इस देश पे ये रेस्ट्रिक्शन था कि आपका अगर फैक्ट्री अगर दिल्ली में तो आपको दिल्ली में ही बेचना होगा, आप नोएडा में नहीं ले जा सकते। इसी कारण से उन लोगों को बिजनेस में घाटा हो रहा था, और उस घाटे को खत्म करने के लिए उन लोगों ने डिमांड किया कि भाई इसको खत्म किया जाए।
नेक्स्ट जो है, ए मर्चेंट ट्रेवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू नुरेम्बर्ग हैड टू पास थ्रू 11 कस्टम बैरियर्स, यानी कि कोई अगर बिजनेसमैन हैम्बर्ग से नुरेम्बर्ग तक जाता है तो उसको बीच में 11 जगह पर अलग अलग कस्टम ड्यूटी देना पड़ता था, जो 5% से लेके 10% के बीच में होता था, यानी कि 100 रुपए में 5 रुपए से लेकर 10 रुपया। तो अलग अलग जगह पर टैक्स देने के कारण उनका बिजनेस रुका हुआ था, जाने में देर होता था, उनको देर होता था, फिर समझ लीजिए उनको पैसा ज्यादा पे करना पड़ता था और घपलेबाजी का तो अंत ही नहीं था। तो मतलब कि इसको खत्म कर दिया गया और एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम वो लोग चाहते थे कि लिबरलिज्म, उनके दिमाग में ये घुसा कि लिबरलिज्म मतलब हम लोगों को इसे राहत मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा। इन 1834 ए कस्टम यूनियन और जोलिवेरिन वाज, देखिए जोलिवेरिन नाम याद रखिएगा आप लोग इसका नाम याद रखिएगा। जोलिवेरिन वाज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया एंड जॉइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स, यानी कि जोलिवेरिन बन गया कस्टम्स यूनियन, जिसको मतलब बिजनेस के लिए जो यूनियन 1834 में बना, इसका नेतृत्व किसने किया? प्रूशिया। प्रूशिया जर्मनी के अंदर में आता है, आजकल प्रूशिया अलग देश था। प्रूशिया ने क्या किया, इसको इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद सारे जो 39 जर्मन स्टेट्स थे उन्होंने उसको सपोर्ट किया। कितने 39, कितने जर्मन स्टेट्स थे? 39, सभी ने उसको सपोर्ट किया। ठीक है, प्रूशिया ने पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था जोलिवेरिन बनाने का। The union abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2। देखिए ये जो जोलिवेरिन है ना, ये जोलिवेरिन ने क्या किया था? जोलिवेरिन ने इसने क्या किया, पूरे जर्मनी में ये जो टेरिफ बैरियर्स यानी कि टैक्सेशन सिस्टम, अलग अलग जगह पर जो अलग अलग टैक्सेशन सिस्टम है उसको कम कर दिया था, उसको खत्म कर दिया था, सॉरी इसको खत्म कर दिया था। और जो उसके देश में अलग अलग करेंसीज, अलग अलग पैसे जो थे ना, अलग अलग करेंसीज जो थे उसको उन्होंने घटा के 30 to 2, 30 से घटा के सिर्फ 2 में उसको समेट दिया, यानी कि 2 प्रकार का पैसा देश में चलेगा, 30 प्रकार का पैसा नहीं चलेगा। अभी ये एक पॉइंट है, न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, 1815 के बाद एक नया प्रकार का कंजर्वेटिज्म, यानी कि कंजर्वेटिज्म क्या है भाई? कंजर्वेटिज्म मतलब पुराने ख्यालों के लोग जो पुराने सिस्टम को वापस लाना चाहते हैं, वो 1815 के बाद में दोबारा शुरू हुआ। देखिए 1789, आपको ध्यान रखना 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या किया था, उस कंजर्वेटिज्म को खत्म किया था और उसने क्या किया था, नया एक रास्ता लोगों को दिखाया था। लेकिन उस रास्ते के बाद भी यूरोप में कुछ लोग ऐसे थे जो 1859 के बाद उसी कंजर्वेटिज्म को वापस लाना चाहते थे। क्यों वापस लाना चाहते थे, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। Following the defeat of Napoleon in 1815, European governments were driven by a spirit of conservatism, यानी कि नेपोलियन का जब खत्म हो गया 1815 में, नेपोलियन जब हार गया, तब उसके बाद यूरोप के देशों ने सोचा कि भाई ये जो रेवोल्यूशन का आइडिया है, ये जो रिवोल्ट का आइडिया है, ये बहुत खतरनाक है। तो यूरोप में दोबारा राजतंत्र को बिठाया जाए, राजतंत्र को लाया जाए, नेपोलियन जैसे लोग नहीं तो दोबारा सत्ता पे बैठ जाएंगे। तो उन्होंने ये सिस्टम चालू कर दिया कि कंजर्वेटिज्म शुरू कर दिया जाए। Conservatives believe that established traditional institutions of state and society, यानी कि सोसाइटी में जो पुराने सिस्टम थे, जैसे समझ लीजिए ये लेजिस्लेचर हो गया, इनका जो कानून बनाने का जो सिस्टम है लेजिस्लेचर हो गया, ये उनका चार्ज हो गया। ठीक है, ऐसे जो पुराने जो इंस्टीट्यूशन थे, सारे जो पुराने इंस्टीट्यूशन थे उनको उन्होंने बोला हाँ भाई इसको अभी दोबारा रिजुविनेट किया जाए, उसको दोबारा सत्ता पे लाया जाए, उसको सत्ता दिया जाए। In 1815, representatives of the European powers, Britain, Russia, Prussia, Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up a settlement for Europe। यानी कि देखिए 1815 में जब सभी ने नेपोलियन को हरा दिया, नेपोलियन को हराने के बाद 4 देश, ध्यान दीजिएगा 4 देश, और ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं भाई, ऑस्ट्रेलिया तो एक अलग देश है, ऑस्ट्रेलिया कहां पर है, कॉन्टिनेंट है अलग। लेकिन यूरोप में उस जमाने में एक देश हुआ करता था जिसका नाम था ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रिया ने और प्रशिया ने मिलकर रशिया के साथ और ब्रिटेन के साथ मिलकर उन्होंने फ्रांस के खिलाफ युद्ध किया था, जिस युद्ध में नेपोलियन का हार हुआ था। कौन से साल पे? 1815 में। उसके बाद उन लोगों ने मिलकर वियना का संधि किया, वियना का संधि किया। ठीक है, हाँ, तो ये जो वियना का संधि हुआ, क्यों हुआ संधि, आप लोगों को ध्यान देना है। जब कोई युद्ध होता है ना, तो युद्ध में क्या होता है, किसी भी देश का कोई भी जमीन हो उसको हड़पने के लिए युद्ध होता है। तो लेकिन फ्रांस का जमीन तो फ्रांस ने पहले किया था, नेपोलियन के जमाने में यूरोप के अलग अलग देशों तक जाके उनकी जमीन कब्जा कर लिया था। अभी उल्टी गिनती शुरू हुआ था,
मतलब फ्रांस ने जो जमीन कब्जा किया था वो तो फ्रांस के हाथ से गया ही, लेकिन अभी चारों देश मिलकर देखिएगा क्या करेंगे, टोटल उनकी जमीन वापस लेंगे ही लेंगे, बल्कि फ्रांस को एकदम निकम्मा बना के छोड़ देंगे। देखिए, द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक, नाम याद रखिएगा, ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक ने क्या किया था उस मीटिंग में, वियना की मीटिंग में उन्होंने चांसलरशिप किया था, मतलब उनके सभापति बने थे वो ड्यूक मेटरनिक। कौन से देश के राजा थे? ऑस्ट्रिया के राजा थे, हाँ ठीक है। चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने वहां पर होस्टिंग किया था। तो उसके बाद देखिए, द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815, उन्होंने वियना का संधि साक्षर किया चारों देश ने मिलकर। कौन से राशिया, क्रोएशिया, उसके बाद ब्रिटेन और उसके बाद ऑस्ट्रिया, चारों देश ने मिलकर 1815 का ये जो वियना का संधि है इसको साइन किया, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर्स, यानी कि नेपोलियन के जमाने में जो परिवर्तन यूरोप में आया था उसको उल्टा करने के लिए, उसको वापस करने के लिए, उन जमीनों को दोबारा उन देशों को देने के लिए उन्होंने ये संधि किया था। रिजल्ट ऑफ न्यू कंजर्वेटिज्म, ये जो न्यू कंजर्वेटिज्म आपका जो चालू हुआ है, रिजल्ट ऑफ न्यू कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म का रिजल्ट क्या निकला देखिए, चलिए शुरू करते हैं। ये संधि तो हो गया वियना का 1815 में। उसके बाद उन्होंने क्या किया, द बार्बन डायनेस्टी वाज रेस्टोर्ड टू पावर, जिस बार्बन डायनेस्टी को हटा के यूरोप में, फ्रांस में, ठीक है, क्या हुआ था, नेपोलियन अपने सत्ता पर पहुंचा था, उस बार्बन डायनेस्टी को दोबारा राजा बना दिया गया, वहां का बार्बन डायनेस्टी को किसी को ढूंढ के राजा बना दिया गया, ठीक है। फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड अनेक्स्ड अंडर नेपोलियन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फ्रांस ने क्या किया था, ये जो एरिया है ना भाई, ये एरिया टोटल यहाँ तक एरिया पूरा कब्जा कर लिया था। ये फ्रांस का सीमा देखिए, यहाँ तक है फ्रांस का सीमा, ठीक है, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं। ये जो एक्स्ट्रा एरिया है ना, ये फ्रांस ने कब्जा कर लिया था, ठीक है, टोटल ये एरिया कब्जा कर लिया था फ्रांस, और भी थोड़ा सा इधर, हाँ यहाँ तक कब्जा कर लिया था फ्रांस ने। तो इसको कैसे उन्होंने, फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज, मतलब उन्होंने वापस ये जो एरिया था उन्होंने फ्रांस से खींच लिया, ठीक है, फ्रांस से ले लिया और फ्रांस को छोटा बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो है पॉइंट हमारे पास, a series of states are set up on the boundaries of France to prevent French expansion in further। देखिए ध्यान दीजिए, फ्रांस के बॉर्डर पे छोटे बॉर्डर पे ये स्टेट्स बना दिए गए, छोटे ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके स्टेट्स बना दिए फ्रांस के। क्यों? देखिए, एक अगर स्टेट्स पे फ्रांस तो सबको इकट्ठा हमला नहीं कर सकता, तो एक शहर पे जब अटैक करेगा तो बाकी जो शहर है वो लोग समझ जाएंगे कि फ्रांस ने अटैक किया, उस शहर को डिफेंड करने के लिए वो लोग सामने आएंगे, आगे आएंगे। तो ये फ्रांस के इस बढ़ते हुए रुतबे को, इस फ्रांस के बढ़ते हुए क्षमता को कम करने के लिए उन्होंने फ्रांस के चारों तरफ छोटे स्मॉल स्टेट्स बना दिए, ठीक है। द किंगडम ऑफ द नेदरलैंड्स व्हिच इंक्लूड बेल्जियम वाज सेट अप इन नॉर्थ, यानी कि इसके उत्तर में बेल्जियम का एक देश, बेल्जियम नाम का एक देश बना दिया, किंगडम बना दिया गया, जिसमें क्या था, नेदरलैंड का एक किंगडम बना दिया जिसमें बेल्जियम भी उसके अंदर ही था, ठीक है। जियोना वाज एडेड टू पीडमोंट इन साउथ, जियोना नाम के जगह पर जो है, ये देखिए जियोना है, छोटा सा ये जियोना है, जियोना को पीडमोंट के साथ जोड़ दिया गया, इटली के साथ जोड़ दिया गया। अभी देखिए द रेवोल्यूशनरीज, conservative regime set up in 1815 aristocratic they did not tolerate criticism and dissent। ये सरकार जब बना ना भाई, ये जो वियना का चुक्ति हुआ, ये संधि हुआ ना वियना का, उसके बाद जो सरकार बना है फ्रांस में या फिर यूरोप के देशों में, फ्रांस में तकरीबन 1815 के बाद वो किसी के बात भी नहीं सुनता था कि कोई अगर इसके खिलाफ कोई क्रिटिसिज्म कर दे, कोई कुछ बोल दे तो इसको टॉलरेट नहीं करता था, ठीक है। During the years following 1815, the fear of repression drove many liberal nationalists underground, यानी कि जो नेशनलिस्ट थे, जो देश प्रेम से ओतप्रोत लोग थे, वो लोग क्या कर दिए, डर के मारे छुप गए, इस सरकार के डर के मारे छुप गए, ठीक है, ओके। Secret societies sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas, यानी कि चुपके से उन लोगों ने क्या कर दिया, रेवोल्यूशन वाले आइडिया दोबारा शुरू कर दिया यूरोप में, ठीक है।
वन सच इंडिविजुअल वाज इटालियन रेवोल्यूशनरी गिउसेप्पे मैज़ीनी। ये गिउसेप्पे मैज़ीनी साहब है, इनको ध्यान से देख लीजिएगा, उनका नाम पे आपको क्वेश्चन आएगा बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, ज्यादातर आते हैं इनके नाम पे। तो गिउसेप्पे मैज़ीनी इटालिया में ऐसा एक रेवोल्यूशनरी था जिसने चुपके से एक रेवोल्यूशन वाले दल को ज्वाइन किया था। उन्होंने जन्म कहां पर लिया था? जेनोआ में जन्म लिया था उन्होंने 1807 में, ठीक है। और वो किसके, कौन से सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बन गए? कार्बोनारी नाम के एक सीक्रेट सोसाइटी का वो मेंबर बन गए, ठीक है। कार्बोनारी सीक्रेट सोसाइटी में ये गिउसेप्पे मैज़ीनी ने ट्रेनिंग लिया था और अपने देश को स्वाधीन बनाने के लिए ट्राई करने लगे। द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 to 48, यानी कि जो 1830 से लेके 1848 के बीच में ये समय क्या है, इसको एज ऑफ रेवोल्यूशन बोला गया है। यानी कि इस समय यूरोप में ज्यादा रेवोल्यूशन देखे गए। रेवोल्यूशनरीज वर लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास एलिट। यानी कि यहाँ पर रेवोल्यूशनरीज बन गए थे यूरोप में, अलग अलग जगह पर छोटे छोटे रेवोल्यूशनरी ग्रुप बने थे जिन्होंने क्या किया, एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग वहां पर इसके अंदर आए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए, ध्यान दीजिए, फर्स्ट अपहेबल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। फ्रांस में 1830 में पहली बार दोबारा विद्रोह हुआ, ठीक है। 1789 में एक विद्रोह हुआ था। उसके बाद नेपोलियन आया था, फिर नेपोलियन को हटाया गया। हाँ, उसके बाद अभी 1830 में फ्रांस में दोबारा विद्रोह हो गया। अभी क्या है, बार्बन किंग्स है, ओवरथ्रोन। देखिए बार्बन किंग्स का जो है ना, इनका भाग्य बहुत खराब है। वो लोग बार्बन किंग्स एक बार हटा दिए गए, दोबारा उनको बिठाया गया, फिर उनको हटा दिया गया। लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने उनको दोबारा हटा दिया अपने सत्ता से, ठीक है, उनको हटा दिया गया। फिर उनको बोला गया कि ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाज सेट अप विद लुइस फिलिप एंड इट्स हेड। मतलब ये जो लुइस फिलिप नाम का इंसान है ना, ये लुइस फिलिप साहब है, यहां से देखिएगा लुइस फिलिप को। ये लुइस फिलिप साहब को दोबारा राजा बना के बार्बन के जगह पर उनको बिठा दिया गया फ्रांस के सत्ता पर, ठीक है। ही बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस आफ्टर द बार्बन्स, ठीक है। उसके बाद मेटरनिक वंस रिमार्क व्हेन फ्रांस लूजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। ये लाइन को ध्यान से देखिएगा। तो फिर आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो ऑफ कोर्स हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगले दिन हम ऐसे ही अच्छे वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए। Hello from above.